सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और जजेस के ख़त पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई, जो कि खुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से और उस समाअत में आज अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए। साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आज बड़े अहम रिमार्क्स पास किए। उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा, मैं किसी के दबाव में नहीं आता और हो सकता है कि इस मामले पर अगली समाअत में फुल कोर्ट तश्कील दे दूँ। तो अब क्या फुल कोर्ट तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए काबिल कबूल होगा? चूँकि जब इस पर एक रुकनी कमीशन बना था तो उस पर बहुत सारी वकला तंजीमों और कुछ सियासी जमातों को भी एतराज़ था, और जिसके बाद फिर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने माजरत की और वो कमीशन ख़त्म हुआ। और उसके फ़ौरी बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से खुद नोटिस लिया गया और आज ये समाअत मुकर्रर की गई थी। तो अब ये सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं है, चूँकि अब जजेस को धमकी आमेज़ खतूत का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। कितनी संगीनी की तरफ ये मामला जा रहा है और क्या इसका हल है, इस पर हम गुफ्तगू शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर जदून साहब माहिर कानून है, कुछ ही देर में मजीद मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो शुएब शाहीन साहब, रमेश कुमार साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुएब शाहीन साहब, ये एक रुकनी कमीशन बना, उस पर ज़ाहिर है एतराज़ात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, खुद ही तसद्दुक़ जिलानी साहब पीछे हुए, फिर ये खुद नोटिस लिया गया। आज की जो कार्रवाई हुई है, जो आज की समाअत है, उससे अब किस हद तक आप मुतमईन है? ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाता आपको लग रहा है? जी एक तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दी है कि हम इसको फुल कोर्ट बनाएंगे। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि देखें ये निज़ाम इंसाफ पे हमला हुआ है और निज़ाम इंसाफ पे होने वाले हमले को किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस देनी है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय करना है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि आज जो जजेस थे, उन मेजॉरिटी ऑफ द जजेस, बल्कि सभी ने, काजी साहब का थोड़ा सा रवैया मुख्तलिफ था, बाकी सब जजेस ने ये बात डिटर्मिन कर दी और डिक्लेयर कर दी कि जिस तरह आज बुनियादी इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है, वो सब हमारी नज़र में है। हमने आंखें कान बंद नहीं किए हुए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत मिलने के बाद PTI वर्कर्स को एक डिप्टी कमिश्नर ने 3 MPO के साथ जेल में बंद कर दिया, ये तौहीन अदालत भी है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फ्रस्ट्रेट और नलीफाई करने का मुतरादिफ भी है। और इसी तरह उन्होंने जिस तरह जो जजेस के ऊपर हमले हुए हैं और उसकी जो तहकीकात है, उस हवाले से भी उन्होंने डिस्कस किया है और मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव बात है। अलबत्ता तारीख थोड़ी सी लंबी है, ये जल्दी होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर कोई अदलिया के ऊपर अटैक है या हमले हैं तो वो हमलों का सिलसिला रुका नहीं है। कल आपने देखा किस तरह खतूत पहुँचे, आज लाहौर हाई कोर्ट में भी पहुँचे और इस तरह पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस तक भी पहुँचे हैं। तो ये जो सिलसिला जारी और सारी हो गया है, ये किसी सूरत इंसाफ के, अदलिया जो इंसाफ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक लोगों के जो बुनियादी इंसानी हुकूक है, उनके जो मुहाफ़िज़ हैं, ये जज साहिबान जिन्होंने ओथ ले रखी है, तो वो उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएंगे। फिर लोगों की एक आस और एक उम्मीद और एक होती है एक्सपेक्टेशन कि जब भी किसी के साथ जाती होगी तो जी हम अदलिया का रुख करेंगे और हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा। मेरा ख्याल एक अच्छी इब्तिदा हुई है, उम्मीद है कि इसका इख्तिताम भी अच्छा होगा। और शुएब साहब, ये इस वक्त मामले की संगीनी को भी बड़ा समझा है काजी फाइज ईसा साहब ने, वरना ये मामला तो उमर अता बंदियाल साहब के दौर में भी उठाया गया था। जजेस के खत में बड़ा वाज़ेह लिखा है कि उस वक्त भी उन्होंने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, लेकिन उस वक्त कोई संजीदगी का मुज़ाहरा इस पर नहीं किया गया था। तो अगर ये वाला खुद नोटिस या ये कार्रवाई उसी वक्त शुरू की जाती तो अब तक सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ होती। देखिए, एक बात तो तय है कि अगर उस वक्त हो जानी चाहिए थी। फिर आपने देखा कि जिस तरह इमरान खान को जेल में बंद किया गया, अगर आप उस वक्त अदलिया आज़ाद होती तो वो जेल में भी ना जाते। अगर अदलिया आज़ाद होती तो हमारे लोगों के ऊपर जो जबर, जुल्म, बर्बरियत का माहौल कायम कर रखा था, या जिस तरह हमें पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया और हमें प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से भी आउट रखा गया, जिस तरह फॉर्म 45 की साथ फोर्जरी करके, और हम आज 2/3 मेजॉरिटी होते हुए भी हम असम्बलियों से बाहर बैठे हुए हैं, तो हमारे साथ शायद ये दिन हमें ना देखने पड़ते। बहरहाल हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि अदलिया जब कंप्रोमाइज़ कर लिया करती है तो उसके नुकसानात पूरे मुआशरे तक जाते हैं। ठीक है,
तो अब जहांगीर जदून साहब, ये कितना संगीन होता जा रहा है मामला, संगीनी इसमें कितनी बढ़ती जा रही है? चूँकि अब तो ये एक के बाद एक जजेस को खतूत भी आ रहे हैं और धमकी आमेज खतूत हैं। अब इस मामले को सही ट्रैक पर डाल दिया गया है, ये दुरुस्त सिमत है, फुल कोर्ट ही इसका फैसला करे फिर? बहुत शुक्रिया। देखें ना, मामला तो बहुत संगीन है और इसको अक्रॉस द बोर्ड लोग कंडेम कर रहे हैं, वकला भी, सहाफ़ी भी, हर चीज़ के अदलिया जो है उसकी आज़ादी पे कोई हरफ नहीं आना चाहिए। लेकिन इसका जो सिलसिला है ये आज का नहीं, ये तो पिछले 75-76 साल से ही काम हो रहा है। अब 44 साल के बाद, 44 ईयर्स के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कहा जी जजों पे दबाव था, तो जजेस बाज़ औक़ात तो वो ख़ुद दबाव कबूल करते हैं और जो खड़े होते हैं उनको सज़ा देती है, तो फिर इससे अदलिया का जो एक इदारा है उसको दबाने की कोशिश मज़ीद की जाती है। जिस तरह शौकत सिद्दीकी ने आवाज़ उठाई थी, उसके साथ जजेस, वकला सारे, किसी ने साथ नहीं दिया। चंद वकला जो उनकी तहरीक पे जाते थे उनमें हम भी शामिल थे कि चलो उनको सपोर्ट दो। लेकिन आप देखें ना, अगर एक अदलिया का मामला आता है तो फिर अबाउ पॉलिटिक्स जो है हमें अदलिया के साथ जो है वो खड़े होना चाहिए, और ये हमारा जो है एज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हमारा राइट बनता है और हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम अदलिया के साथ खड़े हों विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो आप ये मामले की संगीनी देखें, इन्होंने कहा है फुल कोर्ट बन गई, पहले उन्होंने कहा जी 184(3) में वो भी ले लिया है। अब तो टिपिकल चीज़ बिल्कुल जो है ना, इनकी मतलब एक सेक्शन ऑफ द जो पोलिटिकल एलीट थी वो चाहती थी उसके मुताबिक सारा काम, मतलब उनकी ख्वाहिश समझें या उनका एक मुतालबा समझें, तो वो उसको मान लिया गया है। ये गवर्नमेंट जो है वो ऑब्वियसली बैक फुटिंग भी चली गई है, इंक्वायरी कमीशन के उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया अपने आप को। फिर इस तरह भी मामला जो है आज जज ने उठाया है। जज ने कहा जी आज का मामला नहीं है, ये पिछले अरसे से चला आ रहा है। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट और पिछले 2018 के अंदर जो कोर्टें इन्फ्लुएंस थी, टोटली इन्फ्लुएंस थी। तो उस वक्त जो उस वक्त की गवर्नमेंट को देखे ना, एक बिल्कुल चलते प्राइम मिनिस्टर को आपने 2 मिनट में सुप्रीम कोर्ट ने निकाल के बाहर फेंक किया। तो और जहांगीर साहब, ये आज ज़ाहिर पहली समाअत तो हो गई, लेकिन आज अटॉर्नी जनरल को बुला लिया गया, उनसे इस मामले पर अच्छी खासी डिस्कशन वहाँ पर हो गई। तो अब क्या आगे जिन जजेस की जानिब से ये ख़त लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस साहब को, क्या उन जजेस को भी बुलाया जा सकता है और उनसे भी अदालत में मज़ीद इस मामले पर वजाहत दी जा सकती है, पूछा जा सकता है, कुछ सबूत और शवाहिद उनसे तलब किए जा सकते हैं? ये देखें, अब इसमें बात ये है ना कि ये बेसिकली तो एज ए इंस्टीट्यूशन जुडिशरी का अपना मामला है और पब्लिक एट लार्ज लोगों का मामला है, इसमें कोई मुखालिफ पार्टी नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जिनके खिलाफ एलिगेशन है वो गवर्नमेंट के सिस्टम में काम कर रहे हैं, जिनके खिलाफ वो तो अब ये आप डिपेंड करेगा कि अगली जो नेक्स्ट आएगी तारीख, तो उस पर क्या प्रपोजल, उन्होंने आज भी कहा था जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बाहर है कि आप भी प्रपोजल दें, अटॉर्नी जनरल को आए आप भी प्रपोजल दें, हम इसको किस तरह ख़त्म करें। एक वक्त आ गया है, जजेस ने कहा जी कि हम अपना सारी उम्र जो है या जितने हम बैठे हुए हैं अपना सर जो है वो रेत में डाल के नहीं बात कर सकते, अब हमें उठना पड़ेगा। इसका कोई सदेबाप जो है करना जरूरी है कि ये चीजें हद तक बढ़ गई हैं। एक जज जो है वो चीफ जस्टिस को खत लिखते हैं, चीफ जस्टिस आगे से टस मस नहीं होता। भाई आपके पास अथॉरिटी है, आप अपनी पावर को, अथॉरिटी को करें ना, उसको यूटिलाइज करें। उसको किसके लिए पावर आपको किस लिए कानून ने दी है, आइन ने दी है, इस्लाम ने दी हुई है, तो उसको आप अपनी अथॉरिटी को यूटिलाइज करें। अगर नहीं करते तो आप ठीक है। और इस वक्त तो चले नजर आ रहा है कि बड़े बेहतर तरीके से उस अथॉरिटी को यूटिलाइज किया जा रहा है। मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ जहांगीर साहब, रमेश कुमार साहब को भी जरा गुफ्तगू में शामिल करते हैं। तो रमेश कुमार साहब, ये जो धमकी आमेज खतूत का एक सिलसिला चल निकला है, अब बहुत बेहतर हो कि इसकी हकीकत अब खुलकर सामने आनी चाहिए कि कौन से अनासर इसके पीछे हैं, कौन लोग हैं जो कि खतूत भेज रहे हैं और जजेस को धमका रहे हैं। देखिए, ये 3-4 साल पहले भी जब काजी फायद ईसा साहब का एक मैटर चल रहा था तब भी ये बातें आ रही थी कि मैनिपुलेशन हो रही है। तब भी मेरा एक आर्टिकल भी मैंने जंग और दी न्यूज़ में लिखा था, उस टाइम पे भी बात की थी कि जुडिशरी खुद आज मुझे बताएं कि मैं अगर 22 सालों से एक पॉलिटिशियन हूँ, बहुत मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी में रहा, मगर मेरा अखलाक, मुझे क्या काम करना है मेरे हाथ में है। तो जुडिशरी एक कसम उठाती है और जुडिशरी एक कसम उठाती है और वो फिर क्यों प्रेशर में आते हैं? अगर कोई ऐसी चीज़ है तो प्रेशर में क्यों आते हैं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज जुडिशरी खुद की जो है एक पोजीशन ये है कि आलमी इंसाफ की जो एक लिस्ट में अगर देखा जाए इंटरनेशनली, तो पाकिस्तान आज 140वें नंबर पे है, जबकि पाकिस्तान जो है ब्रिटिश और इंडिया को फॉलो करता है। आप उधर की पोजीशन देख लें। हमें केसेस को देखना चाहिए। लोग मर जाते हैं, मरने के बाद उनके फ़ैसले आते हैं। आज भी कितने इश्यूज़ हैं इंसाफ के, आलमी इंसाफ के, लोगों के आज भी पेंडिंग में है।
अगर जो है वो क्यों इतने पेंडिंग में है, उन चीज़ों को क्यों नहीं देखा जाता। आज के हवाले से भी मैं ये बात करूँगा कि आज जो ये ठीक है लार्जर बेंच बनी, उसकी डेट 29 क्यों रखी गई। आप दोबारा मंडे के दिन इसकी डेट रखें, इसको इम्पॉर्टेंटली जो है इसको लार्जर बेंच बनाएं, क्योंकि लार्जर बेंच इस वजह से कि जो हमेशा अपोजिशन इस चीज़ के ऊपर शरारत करती है, शोर करती है, अपोजिशन पे कह रही है फुल बेंच बनाए। हुकूमत को कोई उसके ऊपर एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, जुडिशरी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। वैसे तो जुडिशरी खुद के पर जो है वो एक एग्जीक्यूटिव पावर है और जुडिशरी खुद का एक इंटरनल मैटर है, उसको खुद ये मसला हल करना चाहिए। मगर जितना लंबा कर रहे हैं उसमें जुडिशरी खुद ख़राब हो रही है। तो मैं समझता हूँ 29 तारीख डेट इतना लेट हो जाना, ये 29 तारीख तक मुख्तलिफ सोशल मीडिया, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुख्तलिफ तबसरे, मुख्तलिफ आर्टिकल इस हवाले से आते जाएंगे, ये भी बेहतर नहीं है। सही, ये चीज़ों से अब निकलना चाहिए, हर आदमी अपने पैरामीटर में रह के। इसको आप कह रहे हैं कि क्विकली करना चाहिए। जो 3 हफ्तों से ज़ायद का वक्त लिया गया है, ये बहुत तवील वक्त है और जाहिर है कि फिर इसमें कयास आराइयाँ भी होती रहेंगी। रमेश साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, ये बड़ा अहम नुकता आपने उठाया, तो जरा शुएब शाहीन साहब की भी इसमें राय जाए। ये मंडे और फुल कोर्ट भी बने, मंडे भी हो, अगर इल्ज़ाम सही है तो आप सबूतों के साथ वो पेश करें, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही। जुडिशरी जिसको बुलाती है, अगर प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव को बुलाती है, वो आ जाता है, तो जुडिशरी से कौन बाहर है बंदा। ठीक है, तो शुएब शाहीन साहब, जो जितनी संगीनी इस मामले की और हवा में बातें हो और केसेस पेंडिंग हो, तो ये मैं नहीं समझता कि मुनासिब है। सही है रमेश साहब, पॉइंट आपका आ गया। तो शुएब साहब, ये जितनी इस मामले की इंपॉर्टेंस है, तो उसको देखते हुए ये अब 22-23 दिन का जो वक्त ले लिया गया, तो ये आपको रमेश कुमार साहब जो पॉइंट उठाने इतनी ताखीर क्यों? ये अगर मंडे होता, मंडे वर्किंग डे है, उसको यूटिलाइज़ किया जाता या फिर फौरी तौर पर ईद की छुट्टियों के बाद की कोई डेट दी जाती, तो ज़रा प्रायोरिटी बेसिस पर इस मामले को देखा जा सकता था। क्या कहेंगे आप? जी, उन्होंने एक की तोज़ी तो पेश की है सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारे बेंचेस ऑलरेडी बने हुए हैं और हमारा शेड्यूल है मुख्तलिफ शहरों में जाने का, मगर वो शेड्यूल इस केस को डिसीजन करने के बाद भी वो दोबारा जारी कर सकते थे, उसके लिए तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी। मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये इसकी संगीनी इतनी इम्पॉर्टेंट है, ये केस इतना इम्पॉर्टेंट है कि बल्कि छुट्टियों से पहले ये इसको डिसाइड हो जाना चाहिए था। रात के 10 बजे तक बैठे रहे हैं कोर्टें पहले भी, और अभी भी ये बैठ सकती थी और इसको मुस्तकिल बुनियादों पर वक्फे के साथ चला सकते थे और इसको जल्दी डिसाइड हो जाना चाहिए था। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, मगर क्वेश्चन ये है कि हमें उससे ज़्यादा आगे जाना है कि वंस फॉर ऑल अल्लाह करे ये मसला सेटल हो जाए। जिस तरीके से ये इंटरवेंशन हो रही है, जिस तरीके से आपने देखा कि जेल के अंदर जो प्रोसिक्यूटर थे उनको इमरान खान का वकील बनाकर वहाँ रात की तारीकी में सजाएं सुना दी गई, अभी एविडेंस हमारी आई नहीं, और जिस तरीके से ये जो कुछ हो रहा है, और आपने देखा कि उसमें भी लिखा हुआ है कि इमरान खान के खिलाफ सजाएं दिलवाने और उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए हमारे बिरादर नस्र को उठा लिया गया, क्रैकर फेंके गए, बेडरूम में कैमरे रखे गए, और पैरा नंबर 6 में भी लिखा हुआ है कि ऐसे केसेस जिसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है उसमें हमारे ऊपर प्रेशर है। ज़ाहिर है वो प्रेशर कोई इस मौजूदा हुकूमत के हक के लिए तो नहीं है ना, वो इमरान खान के खिलाफ फैसले लेने के लिए है, और किसको नहीं पता। और ये बात भी अंडर डिस्कशन में आई है ना कि जी हमें सब पता है कि क्या हो रहा है। और दूसरी बात, जिस केस का उन्होंने रेफरेंस दिया है वो भी देखें, पीटीआई के वर्कर्स हैं जिनको उठाया गया और दोबारा डीसी ने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को नलिफाई कर दिया। ये सारी चीज़ें जो कुछ एग्जेक्टिव कर रही है, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं, वो बहरहाल किसी लिहाज से काबिल तहसीन नहीं है। कोई मुआशरा निज़ाम इंसाफ के स्ट्रॉन्ग हुए बगैर और कानून की हुक्मरानी के बगैर कायम नहीं रह सकता। सही। और आज इस सोसाइटी में, इस 2024 में, जब सोशल मीडिया आज़ाद है, लोगों तक एक एक पल पल की खबरें पहुंच रही हैं, हर बंदे को अवेयरनेस है, तो आज अगर इस तरह दबाव डालने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारे मुल्क की इकाइयों को होगा, फेडरेशन को होगा, हमारा मुल्क बदनाम होगा। ठीक है, तो अब जहांगीर जदून साहब, इस पर आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूँगा कि अब ये जिस तरह से ये धमकी आमेज़ खतूत आ रहे हैं और फिर ये कोई 20-22 दिन का वक्त ले लिया गया है, तो ये इस दरमियान में भी तो सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। अगर ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो ये तो प्रायोरिटी बेसिस पर जो जल्द अज जल्द की तारीख थी उसको देखते हुए सामने रखना चाहिए था और उस पर ये फिर समात रखनी चाहिए थी। तो एक बड़ा तवील गैप आ चुका है। नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा मैं, क्योंकि मुझे पता है, इंटरनल में बताना नहीं चाहता आपको। अच्छा। कि देखें 2 बेंच जो है वो कराची में काम कर रहे हैं, एक लाहौर में काम कर रहा है, वो मतलब प्री डिसाइडेड है। अच्छा। कि इन्होंने बेंचों ने काम कर रहे हैं। और देखें फ्राइडे को आप पाकिस्तान के अंदर आपको पता है जो कल्चर है,
फ्राइडे को लोग जाएंगे घरों को, फिर अगले मंडे को आएंगे, 10 दिन 12 दिन तो आप ईद के निकाल लें, तो 10 दिन का गैप है बीच में। और इससे सबसे बड़ी अच्छी बात, खुश आइंद बात है कि फुल कोर्ट जो है वो बैठेगी। तो फुल कोर्ट अगर 5-7 दिन बाद भी बैठ जाती है, देखिए ना, अब सारा ऑल ऑफ सडन तो पहले तो इसकी स्ट्रेटेजी नहीं बनाएगी, पहले कहा जी कमीशन काम करेगा, फिर इन्होंने जो है वो कमेटी होती है, देखिए कमेटी के अंदर क्या केस 184(3) की जितनी भी जो सेक्शन है अभी कमेटी की एक्सरसाइज करती है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पर जो इंटरप्रिटेशन है या फंडामेंटल राइट्स का इशू है, तो वो अब कमेटी ने डिसाइड किया है कि जी ये बेंच बैठे, वो ये बेंच बड़ा अच्छा है, इस पर कोई मतलब है किसी को एतराज नहीं है, कोई दो राय नहीं है। या तो ये कहते हैं जी कि फुल कोर्ट की जरूरत नहीं है, यही बेंच लाए, तो फिर हो सकता है फिर ये जल्दी टेकअप कर लेते। लेकिन अगर फुल कोर्ट बनती है और बीच में आप 10-12 दिन जो है, अभी कल थर्सडे है, परसों फ्राइडे के बाद अगले मंडे तक निकाल लें, तो मेरे ख्याल में 10 दिन की डेट है, इतना ज्यादा नहीं है उसमें, क्योंकि ये तो मामला जो है ना एक दिन में हल होने वाला नहीं है। फुल कोर्ट अच्छी बात यह है कि फुल कोर्ट से तमाम स्टेक होल्डर्स अब मुतमईन हो गए और तमाम को अभी इत्मीनान हो गया कि फुल कोर्ट के जरिए इस मामले को देखा जाएगा, तो मेरिट की बुनियादों पर जल्द अज जल्द ये अपने मंतक के अंजाम तक पहुंचेगा, कोई नतीजा सामने आएगा। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं, अपोजिशन जमातों का अब ये एक मुश्तरका मुतालबा सामने आया है कि नए और मुनसिफाना इंतखाबात करवाए जाएँ। तो अभी इस हुकूमत को 2 माह भी नहीं हुए और अपोजिशन जमातों की जानिब से मुश्तरका एलामिया सामने आ रहा है, मुश्तरका डिमांड सामने आ रही है। इस पर गुफ्तगू करेंगे अगले ब्रेक में, और फिर रमेश कुमार साहब के सामने मैं ये सवाल रखता हूं, फिर दीगर पैनलिस्ट से भी उनकी राय जानेंगे इस पूरी सूरत हाल पर, एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। तमाम अपोजिशन जमातें मिल बैठी हैं और एक मुश्तरका एलामिया उनके इजलास का जारी हुआ है कि नए और मुनसिफाना इलेक्शन फौरी तौर पर करवाए जाएँ। 8 फरवरी के इंतखाबात को वो यकसर मुस्तरद करते हैं। अभी 2 माह इस इलेक्शन को अभी पूरे नहीं हुए, और जब ये इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के अगले ही दिन से तमाम अपोजिशन के तमाम जो उस वक्त की जो चंद जमातें थी, उस वक्त तो ज़ाहिर हुकूमत साजी नहीं हुई थी, तो इस वक्त की अपोजिशन की जमातों ने उस वक्त से ही ये शोर मचाना शुरू कर दिया था कि उनके मैंडेट को चोरी किया जा रहा है। तो अब ये जो उनका मुतालबा है, ये किस हद तक काबिल अमल है, क्या हुकूमत इसको कंसीडर करेगी, इस पर गौर किया जाएगा या नहीं, और अगर नहीं किया जाता तो फिर अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो रमेश कुमार साहब, ये जो डिमांड है अपोजिशन की, ये किस हद तक आपको काबिल अमल इस वक्त नजर आ रही है? अब ये नए इलेक्शन चाहती है अपोजिशन, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी है, BNP मेंगल भी है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी है, MWM भी है, जमात इस्लामी भी है, काफ़ी जमातें हैं। मैं आपकी इस पॉइंट पे आता हूँ। पहले मैं जहांगीर जदून साहब ने जो बात की, मैं 1 मिनट उसके ऊपर लूँगा। जी जी ज़रूर। जहांगीर साहब, बात यह है कि इम्पॉर्टेंस होती है। आज एक सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर एक मुतफ़िका 6 जजेस जो लेटर लिख रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंस है उस चीज़ की, और उस हवाले से अगर वो लिख रहे हैं और उनको पता है कि कितने केसेस, और जुडिशरी का हाल हमारे सबके सामने है, सैटरडे के दिन भी लग सकता है, संडे के दिन भी लग सकता है, 29 तारीख बहुत लेट है। फुल कोर्ट बनना खुशाइंदा है। मैं समझता हूँ इस मसले को सुलझा के अवामी मसाइल की तरफ जाया जाए। जो केसेस की जो पोजीशन है इंटरनेशनली, हमारी अदलिया की भी रेपुटेशन जो है, आप समझे कि 140वें नंबर पे आ गई है, तो हमें उसको देखना चाहिए कि किस तरीके से स्पीडी जो है वो काम हो। जैसे गवर्नमेंट अगर मुल्क की हालात सही नहीं है तो स्पेशली जो है वो ज़्यादा टाइम देके काम करे, इस तरीके से जुडिशरी को भी ज़्यादा टाइम देके काम करना चाहिए। अब बातें आपकी बात पे, देखिए 2002 से लेके आज तक ये मेरी 5वीं इलेक्शन है। हर इलेक्शन का हिस्सा बनता आ रहा हूँ, MNA भी बनता आ रहा हूँ। मुझे बताएं कि कौन सा टाइम है जिस टाइम के ऊपर जिन लोगों ने हारा है और उन्होंने दूसरे को मुबारकबाद दी है, कोई भी ऐसा टाइम नहीं आया। किसकी ये कमज़ोरी है? ये डेमोक्रेटिक फोर्सेस की कमज़ोरी है। जब भी जो हारता है वो कहता है मैं इलेक्शन को नहीं मानता हूँ और दोबारा इलेक्शन करा जाए। माना पाकिस्तान के अंदर एक मुश्किल सी 2002 से एक सेटअप बना है कि 5 साल इलेक्शन का टाइम पूरा होगा। हाँ, इलेक्शन के ऊपर जो शिकायतें हैं, दूसरे जो मुल्क हैं वहाँ पे इलेक्शनें होती है तो इतनी शिकायतें नहीं आती हैं। यहाँ पे क्यों शिकायतें आती हैं? उसका रिफॉर्म करना किसका काम था? डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी का काम था जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थी। मगर उन पार्टीज़ ने उस तरीके से मुतफ़िका तौर पे काम नहीं किया कि उस चीज़ के ऊपर कमांड इतनी हो कि आज उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए, नहीं अवाम उठाए, नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी उठाए। तो उसका सिस्टम यह है कि आप दोबारा असेंबली में बैठ के जो माजी की 2002 की गलतियाँ थी वो 2007 में नहीं हो, 2008 की गलतियाँ जो है 2013 में नहीं हो, 2013 वाली 18 में नहीं हो, 18 वाली 22 में नहीं हो, अब 22 में जो गलतियाँ हुई है वो अब 27 में नहीं हो। हमें उस लेवल 30 में नहीं हो, उस लेवल पे काम कर सकते हैं। मगर ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलता
कि आज जो इलेक्शन हार गए वो कहें कि आप जो है वो पूरी इलेक्शन को नल एंड वाइड करें और दोबारा इलेक्शन। नहीं पाकिस्तान इसका मुतमिल हो सकता है, नहीं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर हम ऐसी बात जो है वो हमारे लिए जो है वो शर्मिंदगी की बात हो सकती है। हाँ, उसके लिए फ़ौरन है, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल आपके लिए फोरम है, हाई कोर्ट्स आपके लिए फोरम है, सुप्रीम कोर्ट आपके लिए फोरम है। ये एक सिस्टम चलता आ रहा है जो एक अपील का जो एक इख्तियार दिया गया है, मगर ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए, नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो और अवाम हो, सबको मिलके अवाम को भी के साथ तावन करना पड़ेगा, टैक्स नेट में आना पड़ेगा, जुडिशरी को भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करके और अपने केसेस के जल्द से जल्द केसेस निपटाने होंगे। अपोजिशन को भी इस्लाह के लिए, अवामी इस्लाह के लिए, आगे के इलेक्शन इस्लाह के लिए, मुल्क के इस्लाह के लिए बैठ के इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लगी पड़ी है ईस्ट वेस्ट दोनों बॉर्डर के ऊपर, हमें उन चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमें आइसोलेशन रमेश साहब, अपोजिशन तो बैठ रही है लेकिन ज़ाहिर है वो हुकूमत के साथ नहीं बैठ रही, जमातें आपस में बैठ रही हैं। आज ही गंदारा के ऊपर मैंने और अपनी अपनी हिकमत अमली तय भी कर रही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे इनकी हिकमत अमली है क्या, जरा हम ये शुएब शाहीन साहब से। कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बहुत सारी जमातें बैठी। देखिए मैं हमेशा 2002 से लेके आज तक मैंने हमेशा इस्लू की बात की। तो शुएब शाहीन साहब, ये अपोजिशन जमातों ने अपना एक लाहे अमल तो एक डिमांड तो रख दी है हुकूमत के सामने कि आप लोग दोबारा साफ और मुनसिफाना इलेक्शन चाहते हैं, तो ये अब ज़ाहिर हुकूमत तो इतनी आराम से नहीं मानेगी और वो तो आपको ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं, आपके साथ बैठकर आगे चलना चाह रहे हैं, इस निज़ाम को चलते देखना चाह रहे हैं। तो फिर आप लोग की हिकमत अमली अब क्या होगी, कब तक मौका देंगे, कब तक टाइम देंगे हुकूमत को, फिर क्या करने जा रहे हैं? देखिए जी, दो ऑप्शन है बड़े सीधे सीधे। या तो जुडिशल कमीशन बनाएं जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए लोग हैं उसका ऑडिट करा के उसके मुताबिक उनको हुकूमत में आने दें। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये इदारे नहीं मानेंगे तो नेचुरली इसमें सबको पता है कि किस तरीके से डाका जनी हुई है और जो हारे हुए लोग थे उनको जितवा दिया गया है, इसमें पैसे चले हैं, इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जिस तरीके से फॉर्म 45 को फोर्जरी करके फॉर्म 47 बनाए हैं वो सब के आंखों के सामने है। मेरा हल्का आपके सामने है, इस्लामाबाद में बैठा हूँ। सबसे बड़ी लीड थी मेरी, यहाँ 1,05,000 वोट लिया। जिस मेरे मद्दे मुकाबल ने जिससे 50,000 वोट नहीं लिए उसको उठा करके असम्बली में भेज दिया। इस तरह तीनों हल्के हमारे और पूरे पंजाब और पाकिस्तान के बहुत सारे हल्के हैं। तो मैं समझता हूँ कि लियाकत चट्ठा की बात आपके सामने, जो शख्स देखें जो विसल ब्लोअर होता है उसको हमेशा प्रोटेक्शन हासिल होती है, लेकिन यहाँ उसको उठा के ले जाए गए और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ है। तो इस तरीके से उससे स्टेटमेंट अपने बयान से फिर वो मुकर भी तो गए, फिर वो बदल भी तो गए थे। देखें उसका बयान अभी तक देखें, अगर आप किसी कस्टडी में होंगे तो उस बयान की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा। अगर वाकई उसके ऊपर तहकीकात होती, वो सामने आता और फिर वो मुकर जाता तो फिर तो कोई बात है। मुझे आपको किसी को भी उठा लें और उससे ज़बरदस्ती बयान ले लें, उसकी क्या कानूनी हैसियत है? अंडर ड्यूरेस या अंडर कन्फाइनमेंट या किसी अथॉरिटी के पास अगर आप हैं तो वहाँ दी जाने वाली स्टेटमेंट की कोई लीगल हैसियत नहीं है। तो एक बात तो तय है कि आज भी वो बाहर नहीं है, वो कस्टडी में है। तो इस तरीके से जो कुछ होता रहा है या जो हो रहा है वो मुनासिब नहीं है। तो फिर उसका सेकेंड ऑप्शन यही है, एहतजाज का रास्ता है। वो एहतजाज का रास्ता पार्लियामान के अंदर भी होगा और पार्लियामान के बाहर भी होगा। फिर नए इलेक्शन की मुतालबा हमारा जायज़ और जेन्युइन मुतालबा है। जो 7वें 8वें नंबर वाले लोग थे वो जितवाया गया। अच्छा। अब महमूद चकजई वाला हल्का आप देख लें, सलार काकड़ हमारा बंदा जीता है 33,000 वोट लेके, महमूद चकजई लिए 11-12 हज़ार वोट। 8वें नंबर पे जो रिजाइन कर चुका था, यानी वो रिटायर हो चुका था कि जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, 8वें नंबर को उठा के जितवा दिया गया। एजाजुल हक वाला हल्का देखें, शौकत बसरा हमारा 1st नंबर पे था, मुस्लिम लीग नून वाला 2nd नंबर पे था, 3rd पोजीशन वाले को एजाजुल हक को उठा कर जितवा दिया गया। इसी तरह सलमान अकरम राजा वाली सीट देख लें, नवाज शरीफ साहब वाली लाहौर वाली सीट देख लें और कई सीटें। जब आप फोर्जरी करके और बेईमानी करके, दाकजनी करके रिजेक्टेड लोगों को मुसल्लत करेंगे तो लोग तो ज़ाहिर है उसको फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। वो ट्रू नुमाइंदे तो नहीं है, ना वो रिफॉर्म्स कर सकते हैं, ना वो नुमाइंदगी का हक रखते हैं, ना वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहलाने के हक रखते हैं, ना वो सियासी इस्तेकाम उसके जरिए आएगा, ना माशी इस्तेकाम आएगा, ना उस पर कुछ ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। तो रमेश कुमार साहब, ये जब रिजर्वेशन इतने ज़्यादा हैं, इतनी नंबर ऑफ़ सीट्स पर एतराज़ात हैं, जब तक ये एतराज़ात अपोजिशन के दूर नहीं होंगे उस वक्त तक ये अपोजिशन कैसे चल सकती है? जिस मुफाहमत के अंदाज़ को आप आगे मुस्तकबिल में चलता हुआ देख रहे हैं, अपोजिशन तो राज़ी नहीं है, वो तो पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी इस वक्त एहतजाज के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए शुएब शाहीन साहब मेरे भाई हैं
हमारे पास कहते हैं कर्मा थ्योरी, जो करोगे वो भरोगे। वो 14 सीटें कराची की, ये केपी के, ये पंजाब, वो 2018 की इलेक्शन, मैंने कहा ना हमाम में सारा क्या कुछ होता रहा है। 2002 से लेके मैं हर इलेक्शन का हिस्सा बनता रहा हूँ, पार्लियामेंटेरियन भी बनता रहा हूँ, मुझे सारा पता है। तो उस टाइम पे वो चीज़ें अच्छी थी, आज ये चीज़ें ख़राब है। चीज़ों में रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो रमेश साहब, ये कर्मा थ्योरी का मतलब ये है कि अगर कल ये फैसिलिटेट हुए थे तो आज इनके खिलाफ वो फैसिलिटेशन इस्तेमाल हुई है, इसका मतलब जो इनका मुतालबा तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं अपनी जगह पर। देखें, मैं ये नहीं कहता कि 100% दुरुस्त है, ज़रूर कुछ न कुछ चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ जो निकलती है, कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसका हल क्या है? हल ये है कि आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे, भाई माजी हम भी बुलाते हैं, माजी आप भी बुलाएं, आए मिलके और मुल्क की खिदमत की खातर, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की खातर, आइंदा रास्ते रोकने की खातर हम मिलके काम करते हैं तो सॉल्यूशन निकलेगा। नहीं तो 2018 भी गुजर गया, ये 2024 भी गुजर जाएगा और 2029 भी गुजर जाएगा। जो मेरा 5 इलेक्शनों का तजर्बा है वो मुझे क्लियर बता रहा है कि अगर इस सिस्टम को, अगर पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को बेहतर करना है तो पार्लियामेंट्री पार्टी सब पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, जो बिलावल साहब कह रहे हैं, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं, उस चीज़ को फॉलो करें, बैठें मिलके इस चीज़ों को आप बेहतर करें। मगर आप कहेंगे नहीं आप चोर हैं, हम नहीं बैठना चाहते। रमेश साहब, आपके फॉर्मूले पर ऑपोजिशन चलने को तैयार है नहीं, और इसी तरीके से जुडिशरी भी अपने आप को रिफॉर्म के तौर पर ऑपोजिशन की राय जान लेते हैं। रमेश साहब, जरा मौका दीजिएगा। को परेशान नहीं करें, हम परेशान हो चुके हैं। जहांगीर जदून साहब से मैं थोड़ी सी जरा एक न्यूट्रल राय ले लूं, चूंकि आप तो एक हुकूमत और एक ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहांगीर साहब, क्या कानूनी तौर पर इस वक्त कोई रास्ता, कोई ऑप्शन है ऑपोजिशन के पास? जो मुताल्लिका ट्रिब्यूनल्स हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर वो वहाँ पर जा चुके हैं, लेकिन वहाँ से ताख़ीर के अलावा और कोई इस वक्त नतीजा सामने नहीं आ रहा, तो अब ऑपोजिशन के पास रास्ता क्या है? सिर्फ वो इसी तरह एहतजाज करें जो इनका मुतालबा है? जी देखिए, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली मेरिट में बात करूं तो इनको किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ये डायरेक्शन लेनी है कि ट्रिब्यूनल के अंदर जो भी केस है वो जो लॉ के अंदर टाइम लिखा गया है उसके अंदर डिसाइड करें, क्योंकि ट्रिब्यूनल के सबसे बड़ी अप्रीहेंशन हर बंदे को ये होती है कि वहाँ पे केस डिले होते हैं। तो ट्रिब्यूनल अगर 4 साल के बाद फैसला लेता है, जब असम्बली की मुद्दत खत्म होगी, तो उसका फायदा कोई नहीं है। तो ट्रिब्यूनल के जो जज हैं उनको चाहिए कि जितने भी केसेज हैं वो बड़े सीरियस नेचर के जो केसेज हैं वो फौरन डिस्पोज ऑफ करे, ताकि ये या इधर हो या उधर हो। अब देखें ना, गवर्नमेंट आगे बन गई है, चाहे अच्छी है बुरी है, उसको थोड़ा सा टाइम दें कि चलने तो दें ना। आप देखें, आप टांगे खींचेंगे, फिर अगली गवर्नमेंट आ गई, उसकी अपोजिशन दोबारा नहीं चलने देगी, तो इस तरह मुल्क का नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है। अगर इनको ग्रीवियंस है, हो सकता है इनकी ग्रीवियंस जेन्युइन हो कि जी अगर किसी को राया गया है या ज़बरदस्ती राया गया है, तो उसके लिए फोरम मौजूद है। जुडिशियल कमीशन का ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, वो भी एक्सरसाइज हो सकता है कि जुडिशियल कमीशन बन जाए। अगर जुडिशियल कमीशन जब तक नहीं बनता तो इलेक्शन कमीशन ने भी केस को डिसाइड किए हैं, चाहे। और जहांगीर साहब, ये तो बहुत सारे केसेस ये लेकर गए ट्रिब्यूनल, लेकिन चलें अगर बिल फर्ज एक केस भी इनका जेन्युइन है या उसमें इनके साथ नाइंसाफी हुई है और इतनी ताखीर हो रही है उसके फैसले में, तो फिर इस ताखीर का जिम्मेदार और जो किसी की हक तलफी अगर हुई है तो फिर उसकी जिम्मेदारी किस पर बनेगी? अगर कोई 4 माह बाद 6 माह बाद फैसला आता है, सिस्टम तो उस वक्त तक बहुत आगे बढ़ चुका है। देखिए, 6 महीने का टाइम तो लिखा हुआ है इलेक्शन एक्ट के तहत, तो उसके बाद अगर 6 महीने के बाद कोई डिले होती है तो उसका जिम्मेदारी जो है, अगर वो अपनी एविडेंस प्रोड्यूस कराते हैं, ये कोई जजमेंट नहीं लेते, तो जो पार्टी जजमेंट लेती है या उस पर होगी या इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल है उस पर होगी। ऑब्वियसली जो बंदा डिले करना चाहता है उसी पे जिम्मेदारी होती है। जिस बंदे का केस जेन्युइन हो वो तो कभी नहीं डिले करेगा, वो तो कहा मैं जल्दी से जल्दी असेंबली के अंदर पहुंचूं, मेरे केस का फैसला हो। तो जो बंदा डिले करता है, जिम्मेदारी तो उसी पे आज होनी चाहिए और उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो डिले कर रहा है प्रोसेस को। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। जिसका केस कमजोर होता है, अगर गवर्नमेंट का या इलेक्शन कमीशन का केस कमजोर होगा तो वो कोशिश करेंगे डिले करने की। तो जिसका ये ऑब्वियस बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस बंदे का भी केस कमजोर हो, आम अदालत के अंदर भी वो यही चाहता है कि डिले हो और केस जितना लंबा हो सके करे। और जहांगीर साहब, अगर 6 माह का वक्त दिया गया है इलेक्शन एक्ट में, तो ये जरूरी है कि वो फैसला फिर 180 में ही दिन आए, यानी उसको प्रायोरिटी बेसिस पर रखकर इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उनको जरा संजीदा लेकर, क्या वो जल्द अज जल्द वो मामला हल नहीं किया जा सकता महीने में, 15 दिन में या 45 दिन में? मैं तो कह रहा हूँ जल्द अज जल्द आना चाहिए। देखिए ना, एक बंदे अगर MNA है, उसको आपने किसी टेक्निकल तरीके से या किसी इलीगल करप्ट प्रैक्टिस से उसको हरा दिया है, उस बेचारे का राइट बनता है एज रिप्रेजेंटेटिव तो लोगों का है, वो जो है वो जो आ रहा हुआ है, अगर वो इसके पास सबूत है, अगर वो साबित कर सकता है कि जी ये मेरा रिजल्ट है, ये उनका रिजल्ट है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर ट्रिब्यूनल जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड करके या उनके पास जो फॉर्म 45 उठाए हुए हैं उनके मुताबिक करे ना। इसमें देखें ना, अगर कोई बंदा इधर उधर की क्या करता है,
इस जीत का क्या फायदा है कि आप इलीगल तरीके से जीत के आए, कोई फायदा नहीं है। आप अगर आप किसी का जेन्युइन है वो फौरन डिसाइड होना चाहिए। तो शोएब शाहीन साहब, ये हुकूमत आपकी भी थी, आप लोगों को कोई मौका मिला, ये जो 6 माह का वक्त था। जहांगीर साहब ने बात की, जी रमेश साहब क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, चला कंप्लीट कर लीजिएगा। जहांगीर साहब ने जो बात की, शोएब साहब मेरे भाई हैं, वो जो कासम सूरी का जो फैसला था, कितने दिन 4.5 साल 3.5 साल वो डिप्टी स्पीकर रहा, लश्करी ने लेके आया था, लश्करी रईसानी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे सारा जो सिस्टम मादी से चलता रहा ऐसे ही है। अच्छी बात है आप असेंबली में बैठे, आप असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन लेके आए मिलके कि भाई ये जितने केसेस हैं 6 महीने की बाइंडिंग है, जल्द से जल्द इसको प्रायोरिटीज के ऊपर निपटाया जाए। हम अगर प्रायोरिटीज उसको सेटिस्फाई नहीं होते हैं, हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करें, हम लीगल फोरम पर हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो रमेश साहब, ये 6 महीने क्यों फिर आप लोगों ने इसको रुका हुआ है? तो तमाम सियासी जमातों का मुत्तफिका फैसला था ना, इसको आप 1 माह पर ले आए कि जी 30 दिन के अंदर आप फैसला करें ताकि वक्त का ज़िया हो ही ना। बिल्कुल यार एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ताली ये है कि आप असेंबली के अंदर बैठ के आप एक मफाहमत की पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट के साथ बैठ के आप एक जो प्रोसेस है उसके अंदर चलें कि भाई हम आपकी गवर्नमेंट सही है गलत है बन चुकी है, हमारे आर्ग्यूमेंट्स ये हमें इस तरीके से ये स्पेस दी जाए। अगर इस तरीके से नहीं दी गई, ठीक है, आप क्योंकि जब तक बैठेंगे नहीं तब तक ये मसला, ठीक है, आप चलें बैठने को तैयार हैं या नहीं है, जरा बैठे, अगर यही आप डिसीजन कर देते, मगर इसी के ऊपर ही क्रिटिसाइज होता, इसी वजह से फुल कोर्ट के ऊपर चला जाया गया और फिर 29 तारीख की डेट लगी। ठीक है, जितना जल्द फैसला लेना है, बिल्कुल सही है, तो आप उतना ही इस माशरे के लिए बेहतर होगा। जरा रमेश साहब मौका दीजिएगा। शोएब शाहीन साहब, अब आप लोग क्या बैठने के लिए पार्लियामेंट में तैयार हैं कि पार्लियामेंट में आएँ और मजबूर करें ये जो ट्राइब्यूनल्स को 6 माह का वक्त दिया गया है, ये 1 माह का कर दें या 45 दिन का कर दें, ताकि फिर आने वाले इलेक्शंस में ये सूरत हाल दोबारा ना देखने को मिले? देखिए सर, पहली बात तो यह है कि 2017 में जो रिफॉर्म्स आई थी उसके अंदर एक लॉ ये रखा गया कि ईएमएस सिस्टम होगा। इन्होंने कुछ 36 या 38 करोड़ रुपए का ईएमएस सिस्टम बनाया, जिसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो ही वो रिजल्ट अनाउंस करेगा, पिछली दफा भी ये कहते थे आरटीएस बैठ गया था जी, आरटीएस बैठ गया था। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है वो ईएमएस के अंदर फौरी तौर पर अपने मोबाइल के जरिए वो तस्वीर भेज देगा और वो कंप्यूटराइज्ड होगी और वो डेट के साथ आएगा, टाइम के साथ आएगा, कोई उसको डिलीट भी करेगा उसमें आएगा उस सिस्टम के अंदर कि ये डिलीट हो गया है या यहाँ से किया गया है। और दूसरा, वो बगैर नेट के भी काम करेगा। ये इनकी अपनी स्टेटमेंट्स मौजूद है इलेक्शन कमीशन की। वो ईएमएस सिस्टम के होते हुए कोई तस्वर नहीं कर सकता था कि इसके अंदर बेईमानी हो सके, नंबर 1। नंबर 2, ईवीएम हमने सिस्टम दिया था कि कंप्यूटराइज्ड होगा, आपका थंब इंप्रेशन होगा, उसी वक्त आपका अंगूठा मैच करेगा तो आपका वोट डालेगा और उसके अंदर किसी किस्म के दूसरा इबाम नहीं थे। अच्छा, ईवीएम के अंदर अगर कोई इनको खराबी नजर आती थी वो उसको इम्प्रूव कर सकते थे, मगर इम्प्रूव करने के बजाय हमने उसको खत्म कर दिया। दूसरा, जो ईएमएस सिस्टम है उस दिन नेट बंद कर दिया। नेट बंद भी हो, जिसने जिस वक्त वो भेज दिया, आज देखें उस वक्त आज जो लार्ज स्केल पे जिस तरह की फोर्जरी हुई है, ये ना 2018 में थी ना कभी कोई किसी जमाने में हुई है। आज जो कुछ हम लोग लेके घूम रहे हैं सैकड़ों की तादाद में फॉर्म 45, मुझे बताएं ये इनके कितने फॉर्म 45 थे 2018 में या किसी भी पार्टी के पास, या कभी वो लेकर आए हों? क्योंकि 2017 का कानून है ना, तो फॉर्म 45 वो है जो रिजल्ट है। फॉर्म 47 और फॉर्म 45 को मेरे वाला जैसे है, कोई 3000 मुख्तलिफ शख्सियात के उसके ऊपर दस्तखत है, उसके अंदर 2 नंबरी कोई करेगा तो वो फौरन पकड़ा जाएगा। लिहाजा उसके अंदर विदाउट ऑब्जेक्शन जिसके पास ओरिजिनल वो मौजूद है। अच्छा, सिर्फ मेरी बात नहीं है, मुझे बताएं कि मैं वहां जहां इलेक्शन लड़ रहा हूँ वहां जमात इस्लामी भी लड़ रही है, मुस्तफा खोखट भी लड़ रहा है, टीएलपी भी लड़ रही है। सबने आकर कहा कि ये वो फॉर्म 45 में जो इसके पास है वही हमारे पास है, और एक शख्स बैठता है 47 वाला, वो रिटर्निंग अफसर उसके अंदर अपनी मर्जी का रिजल्ट उठा के दे देता है, जाएं। बिल्कुल सही। और शायद कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जीती हुई सीट भी वापस की कराची में कि हम नहीं जीते कोई और जमात जीती है, तो ऐसे बयान भी सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, जहांगीर जदून साहब, रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बन गई, लेकिन केपी में सेनेट इंतखाबात मुलतवी हो गए तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नहीं आते, तो कानून साजी किस तरह से होगी, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। तो गुज़िश्ता रोज़ सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। 24 सेनेटर्स के साथ सबसे टॉप पोजीशन पर मौजूद है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 19 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 19 सेनेटर्स हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि सेनेट इंतखाबात को मुलतवी किया गया और वहाँ पर मामला एक बार फिर वही आया कि मखसूस नशस्तों वाले अरकान को अभी तक हुकूमत की जानिब से उनका हल्फ नहीं लिया गया, तो इसलिए वहाँ पर इससे ये पोलिंग नहीं हो सकी, वहाँ पर वोटिंग नहीं हो सकी। तो अब उसके बाद क्या चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो सकेगा? क्या कानून साजी आसानी के साथ ऐवान बाला में हो सकेगी या फिर इसमें अभी रुकावटें सामने आती रहेंगी? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है हमारे साथ। कमर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये सूरत पैदा क्या होगी? एक सूबे में अगर सेनेट का इंतखाब नहीं होता तो फिर मरकज़ में यानी सेनेट में ऐवान बाला में सूरत बनेगी क्या वहाँ पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को मुंतखब किया जा सकता है? इसमें सबसे बड़ी अहम बात ये हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तकरीबन 95 जो है वो तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता अरकान मौजूद हैं, लेकिन उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ख्वातीन की और माइनॉरिटी की जो खसूसी नशिस्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको तफवीज़ नहीं की और आईनी कानूनी तौर पर उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। उस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बाकायदा पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ अपील दायर की, तो पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को बरकरार रखा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो ख्वातीन की बाकी जो बची हुई थी कोटा जो था वो उन्होंने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में तकसीम कर दिया। तो तकरीबन 26 सीटें जो है नशिस्तें ख्वातीन की हैं और 4 माइनॉरिटी की हैं, इसमें टेक्नोक्रेट्स भी आते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो 30 के लगभग हैं। उस पर आप ये अगर 30 सीटें जो हैं ये अगर अपोजिशन को मिल जाती हैं, अब अपोजिशन की तादाद तकरीबन 24-25 है, अगर ये तादाद बढ़ के हो जाएगी 40-47, तो वहाँ उनको सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन को फ़ायदा पहुँच सकता है 4 नशिस्तों पर। अच्छा। 2 जनरल सीट और 2 टेक्नोक्रेट्स, और इसके बाद तो तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता हैं उनको 11 नशिस्तों में से 7 सीटें मिलेगी। तो वो अपनी सीटें बचाने के लिए उन्होंने हमको हलफ नहीं लेने दिया और हलफ लेने पर रुकावट पेश की। उस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि जब तक हलफ नहीं हो जाता इन मखसूस नशिस्तों पर, हम सेनेट के इलेक्शन को हमने मौखर कर दिया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास भी इख्तियारात हैं, उनके पास भी कानून ने आइन ने इजाज़त दी हुई है। उस पर ये तो मामला अटक गया और वो तहरीक इंसाफ का जो मामला जो था वो सीटें 11 नशिस्तें वो फिलहाल किसी पार्टी को नहीं मिली, वो पेंडिंग में है। और कौन साहब, वहाँ पर हलफ लेना है ना लेना हुकूमत की अपनी स्वाब दीद है? इलेक्शन कमीशन हुकूमत को मजबूर कर सकता है, ये कह सकता है, हिदायत दे सकता है कि आप हल्फ लें, जल्द अज जल्द कोई तारीख का तयन कर सकता है इलेक्शन कमीशन? एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने इसको पर स्टैंड लिया ना, बाकी तो सूबा पंजाब में भी नशिस्तें मिल गई, वहाँ भी इलेक्शन हो गया, सिंध में भी हो गया और बलोचिस्तान में भी और कौमी असम्बली में भी। लेकिन यहाँ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ने इस पर स्टैंड लिया कि जब तक ख्वातीन की नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता मखसूस नशिस्तों का, तो हम सेनेट का इलेक्शन जो है उस पर अब हलफ नहीं लेंगे। हम तो हलफ नहीं लेंगे तो ज़ाहिर जब आप हलफ नहीं लेंगे तो वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो ये मामला अब चला गया 2 जगहों पर। पहला उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के खिलाफ नजरसानी की जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी, नजरसानी की अपील कर दी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इन्होंने अपील दायर की है। तो अब जब तक इन 2 जगहों से फैसला नहीं आ जाता तो खैबर पख्तूनख्वा में फिलहाल सेनेट का इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है कमर साहब, एक सवाल जरा मफरूज़े की बुनियाद पर कि अगर ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में होता है, यानी उन्हें पूरे मुल्क में नशिस्तें मिल जाती, तो क्या इस वक्त सेनेट की सबसे बड़ी जमात फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल होती, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा सेनेटर्स इनके होते? देखें, एक बात है कि सेनेट के 3 सूबों में हो चुके हैं। सेनेट का तो आप ये 5 अप्रैल को इन्होंने इसका हलफ जो है बाकी 3 सूबों से हलफ दिया जा रहा है सेनेटरों से। तो हलफ लेने के लिए तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल लेकर इसहाक डार साहब को प्रेजाइडिंग ऑफिसर मुकर कर दिया। ये एक रूल है सेनेट का, इस पर इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है। रूल्स है, रूल्स में ये लिखा होता है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर हो
सेनेटर में, उसी में को प्रेजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर कर देते हैं। तो इसहाक डार इस वक्त सीनियर तरीन मेंबर है, तो उनको बना दिया प्रेजाइडिंग ऑफिसर। वो आज ए प्रेजाइडिंग ऑफिसर वो तमाम सेनेटरों से तीनों सूबों के हल्फ लेंगे। अब यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया है जी। अब ये जो हमारी इतला के मुताबिक उनका ये ख्याल है सेनेट की मौजूदा जो है रूल बिजनेस के तहत कि वो हम चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का भी इंतखाब करा सकते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल है। तो जब ये सीटें 11 सीटों के अलावा भी तो खैबर पख्तूनख्वा की जो पिछले कोटे में सीटें मौजूद है ना, उनकी बाकायदा मौजूद है सीटें, 6-7 सीटें 8 सीटें मौजूद हैं ठीक है खैबर पख्तूनख्वा की। तो ये लिहाजा वो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का भी इंतखाबात हो जाएंगे 5 अप्रैल के बाद। इसी टाइम भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल है। ठीक है, चलिए कवर साहब पॉइंट आपका आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। कवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद थे, सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।